वारी एनर्जीज इंडिया का सबसे बड़ा सोलर मॉड्यूल कंपनी। ऑर्डर बुक 61,500 करोड़ रुपीस। FY26 रेवेन्यू 26,537 करोड़ रुपीस। 84% YOY ग्रोथ। ऑर्डर बुक देखकर लगता है कि स्टॉक 3x 5x डबल हो सकता है और साथ में ही नए प्रोजेक्ट बैलेंस शीट में भी ऐड होंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ एक नंबर चेक करो, कंपनी का अपना ऑपरेटिंग इबिट्टा मार्जिन वो YOY बेसिस पर 438 बेसिस पॉइंट गिर चुका है। तो सवाल ये है, ये एक जेन्युइनली मल्टीबैगर है या एक अच्छी स्टोरी है जो नंबर से थोड़े आगे निकल गई है। आज हम वारी को पूरी तरीके से अनपैक करेंगे, रिजल्ट्स, ऑर्डर बुक, कंपटीशन और एक फेयर ग्रोथ नंबर्स जो डेटा से निकलता है, हाइप से नहीं। सोलर सेक्टर इंडिया में अपने हाई ग्रोथ फेज में है। बैंक सोलर पैनल पर लोन दे रही है, गवर्नमेंट सब्सिडी पुश कर रही है, पीएम सूर्यघर, PLI स्कीम्स। 2 साल में इंडिया का इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी 150 गीगावाट क्रॉस कर चुका है। लेकिन इसी बूम के पीछे एक छुपी हुई है प्रॉब्लम। मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंडिया में ऑलरेडी 200 प्लस गीगावाट तक पहुंच चुकी है, जबकि डिमांड सिर्फ 50 टू 55 गीगावाट है। यानी मॉड्यूल लेवल पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सिर्फ 40% रह गया है, 2023 के 70% से सीधा नीचे। इसका मतलब सिर्फ सोलर कंपनी होना काफ़ी नहीं है। जो कंपनी सर्वाइव और ग्रो करेंगी उनको कुछ अलग करना पड़ेगा। वारी का जवाब है वर्टिकल इंटीग्रेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। आज देखते हैं ये जवाब कितना मजबूत है। चलिए सबसे पहले कंपनी का Q1 रिजल्ट देख लेते हैं। कंपनी का Q1 FY27 प्रेस रिलीज खुद कहती है रोबस्ट परफॉर्मेंस। रेवेन्यू 7,931.79 करोड़ रुपीस, अब बाई 80% YOY बेसिस पर। ऑपरेटिंग इबिट्टा 1,439.92 करोड़ रुपीस, अब बाई 44.38%। लेकिन इसी टेबल में एक लाइन है जो स्किप हो जाती है। इबिट्टा मार्जिन 22.53% से गिरकर 18.15% हो गया है। रेवेन्यू 79% बढ़ा है, इबिट्टा सिर्फ 44%। ऑपरेटिंग लेवरेज उल्टा चल रहा है और इस डिक्लाइन के पीछे भी एक लेयर है। Q1 FY27 में यूएस सुप्रीम कोर्ट के एक वर्डिक्ट के बाद वारी को IEEPA रेसिप्रोकल टैरिफ का रिफंड मिला है, कंसोलिडेटेड 349 करोड़ रुपीस। ये एक वन टाइम गेन है जो रेवेन्यू लाइन में बुक हो गया है। अगर इसको निकाल दो तो कोर इबिट्टा मार्जिन 14 टू 15% बन जाता है, जो पिछले साल की 22.53% से ऑलमोस्ट 800 बेसिस पॉइंट नीचे है। चलिए अब कैश कन्वर्जन रेशियो देख लेते हैं, मतलब इबिट्टा कितना एक्चुअल कैश में कन्वर्ट होता है। FY23 में 147% था, FY24 में 118%, FY25 में 112%, फिर FY26 में अचानक गिरकर सिर्फ 26% रह गया है। एक सिंगल क्वार्टर शिपिंग डिले का इश्यू नहीं है जैसा Q4 के कॉन कॉल में लगा था। ये 3 साल का हेल्दी पैटर्न के बाद एक अचानक पूरे साल का स्ट्रक्चर गिरा हुआ नंबर है। कंपनी का अपना एक्सप्लेनेशन है कि मिडिल ईस्ट शिपिंग कंजेशन से एक्सपोर्ट इन्वेंट्री शिप पे लोड ही नहीं हो पाई, बैलेंस शीट पे ही एक्यूमुलेट हो गई। लेकिन ये ट्रेंड अगले क्वार्टर्स में नॉर्मलाइज होता है या नहीं, ये क्लोजली ट्रैक करना जरूरी है। अगर कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट कंपेयर करते हैं तो Q4 FY26 से Q1 FY27 में रेवेन्यू -6.47%, ऑपरेटिंग इबिट्टा -8.68% और पैट -20.81% नीचे गया है। सीक्वेंशियल डिक्लाइन हर लेयर पे है, मतलब सिर्फ YOY कंपैरिजन ही नहीं, क्वार्टर भी मोमेंटम थोड़ा सॉफ्ट हुआ है। चलिए कंपनी का वैल्यूएशन देख लेते हैं। अभी कंपनी का पी रेशियो 20 और 21 का राउंड। ये पीयर मीडियन 20.9 के बिल्कुल बराबर है, डिस्काउंट नहीं है, थिन नहीं है। स्टॉक अपना 52 वीक हाई 3,850 ऑलरेडी देख चुका है, मतलब मार्केट ने एक बार हायर मल्टीपल ट्राई किया था और वापस करेक्ट हो गया है। ये बताता है मार्केट भी परमानेंट प्रीमियम देने को रेडी नहीं है जब मार्जिन क्वालिटी पर सवाल आए। अभी तक आपको सब कुछ नेगेटिव लग रहा होगा, पर सब कुछ नेगेटिव नहीं होता है। रिटेल रेवेन्यू Q1 FY26 के 995 करोड़ से Q1 FY27 में 2,289 करोड़ हो गया है, 130% YOY ग्रोथ। कंपनी ने खुद FY27 के लिए रिटेल रेवेन्यू 9,000 टू 10,000 करोड़ तक का गाइड किया है, जो FY26 के 5,515 करोड़ से ऑलमोस्ट डबल है। और कस्टमर कंसंट्रेशन भी जेन्युइनली इंप्रूव हो रहा है। टॉप 10 कस्टमर्स का रेवेन्यू शेयर FY26 के 47% से गिरकर Q1 FY27 में 37.1% हो गया है, एक ही क्वार्टर में। ये एक रियल स्ट्रक्चरल डी रिस्किंग है, सिर्फ एक अच्छा नंबर नहीं। चलिए अब ऑर्डर बुक में देख लेते हैं। 61,500 करोड़ ऑर्डर बुक, ये नंबर सच है। कंपनी ने खुद की जुलाई 2026 प्रेस रिलीज से, लेकिन इसको समझना जरूरी है। ये एक मल्टी ईयर बैकलॉग है, एक साल का रेवेन्यू नहीं। CFO ने खुद बोला है कि 65 टू 70% ओवरसीज ऑर्डर 3 से 4 साल की डिलीवरी विंडो में है।
रिटेल रेवेन्यू इस ऑर्डर बुक में इंक्लूड ही नहीं है, वो अलग चलता है। ऑर्डर बुक कंटिन्यूस चर्न होता है। क्वार्टर वन FY27 में 16,000 करोड़ नए ऑर्डर आए हैं, लेकिन 7,500 करोड़ ऑलरेडी डिलीवर भी हो गए हैं। इसलिए नेट ग्रोथ सिर्फ 8,500 करोड़ थी। इसलिए ऑर्डर बुक को रेवेन्यू से डायरेक्टली डिवाइड करके इतना एक्स ग्रोथ ऑटोमेटिक है बोलना गलत है। ऑर्डर बुक एक विजिबिलिटी इंडिकेटर है, एक गारंटी नहीं। अगर आप वारी में इन्वेस्टेड हो या उसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो, तो आपको ALMM के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ALMM अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, सिंपल भाषा में एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड सेलर लिस्ट। अगर किसी भी कंपनी का मॉड्यूल या सेल इस लिस्ट में नहीं है, तो गवर्नमेंट सब्सिडी, नेट मीटरिंग या किसी भी PSU फंडेड प्रोजेक्ट में वो कंपनी अपने प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकती है। लिस्ट 1 मॉड्यूल्स के लिए है, पहले से लागू है। लिस्ट 2 सेल्स के लिए है, जून 1 2026 से ऑफिशियली लागू हो चुकी है। इसका मतलब अब सिर्फ वो कंपनीज जो अपने खुद के सेल्स बनाती हैं, उन्हीं को गवर्नमेंट लिंक्ड बिजनेस में फुल एक्सेस मिलेगा। ALMM लिस्ट 2 में अभी तक 30 गीगावाट सेल कैपेसिटी रजिस्टर्ड है। अडानी सोलर, प्रीमियर एनर्जी, MV, रिन्यू और ये इंपॉर्टेंट है रिलायंस इंडस्ट्री भी, जिनके पास जामनगर में हाई एफिशिएंसी SZT सेल टेक्नोलॉजी है, जो वारी के टॉप कॉन से भी एडवांस माना जाता है। यानी वारी का सेल इंटीग्रेशन मोड जेन्युइन है, लेकिन ये एक आइसोलेटेड एडवांटेज नहीं है। इंडिया के दो सबसे बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स अडानी और रिलायंस दोनों इसी रेस में हैं और दोनों के पास वारी से बड़ी बैलेंस शीट है। और बिगेस्ट रिस्क सेल कैपेसिटी भी FY28 तक 100 गीगावाट तक जा सकती है रिपोर्ट्स के मुताबिक। मतलब जो मोड आज है वो 2 साल में खुद कमोडिटाइज हो सकता है अगर इंडस्ट्री वाइड ओवर इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूस होता है, बिल्कुल वही जो मॉड्यूल के साथ हुआ है। वारी ने भी अपनी क्वार्टर 1 FY27 इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में 2 चीज़ें कंफर्म की है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। पहला, मॉड्यूल यूटिलाइजेशन जेन्युइनली गिरा है। FY26 में 71% था, अब क्वार्टर 1 FY27 में एनुअलाइज सिर्फ 50% रह गया है। कंपनी के अपने डेटा में भी इंडस्ट्री वाइड ओवर सप्लाई का असर दिख रहा है। दूसरा, मार्जिन रिकवरी का मैकेनिज्म भी कंफर्म हुआ है। कंपनी खुद टारगेट कर रही है सेल टू मॉड्यूल इंटीग्रेशन रेशियो को, जो FY26 के 22% से FY27 में 64% तक करने का है, ट्रिपल करने का है। जैसे जैसे सेल कैपेसिटी 5.4 गीगावाट से 15.4 गीगावाट तक बढ़ती है, ये एग्जैक्टली वही चीज़ है जो H2 FY27 मार्जिन रिकवरी का बेसिस बनेगी। सोलर के अलावा वारी BESS और हाइड्रोजन में भी इन्वेस्टमेंट कर रही है। BESS का कमर्शलाइजेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। वारी एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन ने अपनी रोला गुजरात फैसिलिटी कमीशन कर दी है। कैपेसिटी 5.15 गीगावाट आवर, जो ओरिजिनली प्लान 3.5 गीगावाट आवर से भी ज़्यादा है और एक जेन्युइनली रेगुलेटरी टेलविंड भी है। गवर्नमेंट ने हर नए यूटिलिटी स्केल सोलर टेंडर के लिए मिनिमम 2 घंटे का स्टोरेज मैंडेटरी कर दिया है। मतलब BESS के लिए डिमांड अब पॉलिसी से गारंटीड है, सिर्फ होप नहीं है। वहीं हाइड्रोजन जो एक लॉन्ग टर्म है, हाइड्रोजन अभी बहुत अर्ली स्टेज में। एक कॉन्क्रीट डील है कर्नाटका में TMEIC इंडस्ट्रियल सिस्टम के साथ, जहां वारी क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन पूरे हाइड्रोजन इकोसिस्टम बनाएगा, प्रोडक्शन, स्टोरेज और एक रिफ्यूलिंग स्टेशन भी। लेकिन ये अभी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है, वॉल्यूम बिजनेस नहीं है। मैनेजमेंट ने खुद बोला था असली गोल्ड रश तब शुरू होगा जब गवर्नमेंट हाइड्रोजन ब्लेंडिंग और ग्रीन अमोनिया लोकलाइजेशन पॉलिसीज फाइनलाइज करेगी, वो अभी पेंडिंग है। इसलिए BESS को नियर टर्म ग्रोथ ड्राइवर मानो, हाइड्रोजन का लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन स्ट्रेटेजिक बेट है। दोनों को एक जैसा वेट देना थोड़ा मिसलीडिंग हो सकता है। तो सब कुछ देख कर क्या लगता है आपको, फेयर ग्रोथ अजम्पशन क्या होनी चाहिए? ना 5x का हाइप, ना सिर्फ हेडविंड देख के पेसिमिज्म। बेस के हिसाब 18 to 20% CAGR सबसे ज़्यादा डेटा सपोर्टेड है। ये कंपनी की अपनी FY27 गाइडेंस की रेंज में भी आता है। ऑर्डर बुक का स्ट्रक्चरल फ्लोर इससे कंसिस्टेंट है और रिटेल सेगमेंट की 84% ग्रोथ इससे अपवर्ड पुश दे सकती है। लेकिन ये साल दर साल स्मूथ नहीं होगा। FY27-28 में जब सेल रैंप अप और नए वर्टिकल्स कंट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे, ग्रोथ 25 to 30% तक जा सकती है। बाद के सालों में जैसे जैसे बेस बड़ा होता जाता है, ये वापस 15 to 18% की तरफ नॉर्मलाइज होगा। डबलिंग के लिए सिर्फ ये ग्रोथ काफ़ी नहीं है, उसको PE री रेटिंग भी चाहिए, और री रेटिंग तब मिलती है जब मार्जिन क्वालिटी जेन्युइनली इंप्रूव हो, सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ से नहीं। मैं कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये चैनल से भी रजिस्टर्ड नहीं है। मकसद सिर्फ इतना है, हेडलाइंस नंबर्स के पीछे जो डेटा है वो दिखे। अगर आप वारी ट्रैक कर रहे हो तो 3 चीज़ें देखना: H2 FY27 में सेल कैपेसिटी ऑन टाइम रैंप अप होती है या नहीं, EBITDA मार्जिन वन ऑफ के बिना भी 18 to 20% वापस आता है या नहीं, और ऑर्डर बुक की नेट ग्रोथ रेट क्या रहेगी अगले 2 क्वार्टर्स में।
5 अगस्त को सिलचर का रिजल्ट आ रहा है, उस पर मैं वीडियो लाऊंगा अगले वीक। तब तक सब्सक्राइब कर लेना ताकि वो वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। थैंक यू।